नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आपका परिवार पूर्ण रूप से बेहद खुशहाल और स्वस्थ होगा। सभी को गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन के मिले जुले क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट है, जो कि आगे आने वाला सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी ऐसी आप भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण से प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल और ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा किस लिए किया जाता है? क्यों? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे जो मच्छरों का प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, वो थम जाए। या मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, या मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो जो मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है डियर, वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो तेल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और जो मच्छरों का रिप्रोडक्शन है, जनन है, प्रजनन है, वो थम जाता है, जिससे जो नए मच्छर के लार्वा हैं वो क्रिएट नहीं हो पाते और नए मच्छरों का जो जन्म नहीं हो पाता डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए इसका एक्सप्लेन आपको बताते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे जो पानी का पृष्ठ तनाव है क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मच्छर का लार्वा मर जाता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, टिटनेस या एनीमिया? तो जो दूषित जल पीने से फैलती है डियर, वो है टाइफाइड। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूषित जल से पेचिश, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसे रोग हो जाते हैं डियर। जल में अगर पारे की अधिकता से तो आपको पता है मिनीमाता रोग हो जाता है। अगर जल में कैडमियम घुल गया है तो इटाई रोग हो जाता है डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से वॉच कीजिएगा, अंत तक चलिएगा, आपको एक एक प्रश्न बिल्कुल शिद्दत से समझ में आएंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, मस्तिष्क ज्वर या रक्ताल्पता? तो जो जल जनित रोग है डियर वो अतिसार है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अतिसार को हम देसी भाषा में पेचिस के नाम से भी जानते हैं और पेचिस का जो वायरस है उसका जो मूल कारण है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसी के कारण जो है अतिसार नामक रोग होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 71% जो पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? क्या भूमि से ढका है, हवा से ढका है, जल से या कोयले से? तो पृथ्वी पर जो 71% भूभाग ढका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जल से ढका हुआ है, यानी कि H2O। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या अम्ल वर्षा? तो जो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है डियर वो सिर्फ और सिर्फ नगरीकरण है। जल प्रदूषण के तो बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट, मल मूत्र आदि का जल स्रोतों में मिलने के कारण। जब आप कपड़ा धोते हैं तो जो झाग उत्पन्न होती है साबुन से, वो क्या है? वो जल को ही तो प्रदूषित करता है डियर। खेतों में जो आप यूरिया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उसका जल कहाँ जाता है? बह के नदियों में जाता है, तो पानी को ही तो प्रदूषित कर रहा है डियर। कभी कभी जब अमोनिया की मात्रा भी बढ़ जाती है तो भी जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है डियर। तो विश्व में जो जल संकट का प्रमुख कारण है वो नगरीकरण है। और प्रतिवर्ष जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाते हैं हम डियर। तो नोट रखिएगा इनकी इतनी चीजें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो इसमें क्वथन में और वाष्पीकरण में अंतर पूछ रहा है, तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं होता, बल्कि उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है, तभी जो है पानी उबालेगा, क्वथनांक होगा उसका। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। VOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो आप बीओडी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन जो आगे 5 लगा है डियर, तो ये दिन को प्रदर्शित करता है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और बीओडी का जो वर्क है वो किसी भी वाटर को, यानी कि पानी को, उसकी शुद्धता की जांच के लिए ये बीओडी का मापन किया जाता है कि इसमें जो जल है वो कितने प्रतिशत तक प्रदूषित है डियर, इसके लिए हम बीओडी का मापन करते हैं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बीओडी एक मानक है जो जल या वायु में ऑक्सीजन के मापने की इकाई है। बीओडी 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन की मांग की इकाई है, ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, या अम्ल वर्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो महासागर में जलों का वृद्धि का स्तर है वो है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अब बर्फ क्यों पिघल रही है बता दें, जब आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, भूमंडलीकरण, तापमान जो है बढ़ेगा, तो जो है ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है, जो हिमनद है, जो ग्लेशियर हैं, वो ऑटोमेटिक पिघलने लगेंगे और महासागरों में जो जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाढ़ आने के क्या कारण होते हैं? बांधों का टूट जाना, या एकाएक अतिरिक्त पानी की निकासी, नदियों के उद्भव क्षेत्र में वनों का विनाश होना, मौसमी तूफान या बादल फटने के द्वारा। तो इनमें से 1 और 2 सही है, 1 और 3, या 2 और 3, या उपरोक्त सभी। तो जो बाढ़ आने के कारण है ये तीनों ही बाढ़ आने के कारण है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को उबाल कर पीना चाहिए, बिल्कुल सही है। पानी में शुद्धता बनाए रखने के लिए उसमें फिटकरी डालनी चाहिए, पानी में क्लोरीन भी मिलाना चाहिए, तीनों ही बातें सत्य हैं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मलेरिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के कारक खोजने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही है। 1902 में नोबेल पुरस्कार से रोनाल्ड रॉस को नवाजा गया था। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है जो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों बातें इसकी सही हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संसार में सबसे अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, या चीन? तो सबसे अधिक जो ट्यूबवेल से सिंचाई होती है वो भारत से होती है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर जो आवृत है कितना है? क्या 3/4, 1/2, 1/4, या 2/3? तो पृथ्वी का जो समस्त जो है जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं, जिसमें सागर तथा महासागर सम्मिलित हैं, और पृथ्वी पर 1/4 भाग में स्थलमंडल तथा 3/4 भाग में क्या है? जलमंडल है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। जो रेखा की माँ है वो जो पानी तालाब से भरकर लाती है उसमें वो फिटकरी क्यों डालती है? प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अवद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, या पानी में मौजूद रेगाणुओं को खत्म करने के लिए? तो ऐसा रेखा की माँ इसलिए कर रही है क्योंकि जो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित कर ले। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए एक्सप्लेन पढ़वा देते हैं आपको रेखा की माँ का। तो रेखा की माँ तालाब से पानी लेकर आने के बाद उसमें फिटकरी डालकर रखती है, जिससे जल जो है क्या हो जाता है? स्थिर होने पर उसमें घुली हुई अशुद्धियां निलंबित हो जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, जबकि कठोर जल को मृदु में परिवर्तित करने के लिए इसे उबालते हैं या फिर इसमें चूना मिला देते हैं डियर। तो नोट रखिएगा, एक ही प्रश्न से आपके चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डैश के लिए जो मछली घर है, एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, या मछली की शोभा या एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जो एक्वेरियम है जिसमें मछली आप पालते हैं उसमें जो पंप रखा जाता है वो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए रखा जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुल सके, क्योंकि जो मछली होती है वो घुली हुई ऑक्सीजन को पानी में सोख लेती है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से या डब्ल्यूपीएल से। तो किसी नदी के प्रदूषण की माप आप करेंगे तो बीओडी से करेंगे, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड। मैं आपको भी बता चुका हूं पिछले प्रश्न में, तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए कौन प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो कृत्रिम वर्षा है उसके लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, गेगर मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल। तो अभी आप पिछले प्रश्न में पढ़े हैं कि नोबेल पुरस्कार से रोनाल्ड रॉस को नवाजा गया था, लेकिन किस सन में? तो 1902 में। अब नोबेल पुरस्कार की बात आई है तो नोबेल जो की शुरुआत हुई थी वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था। उन्होंने जो डायनामाइट की खोज की थी 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1902 में ही रोनाल्ड रॉस को ये पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो जो स्पर्श गंगा अभियान है ये गंगा की स्वच्छता के लिए चलाया जा रहा है। नमामि गंगे योजना भी गंगा की स्वच्छता के लिए चलाया जा रहा है डियर, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने के कारण। तो जो मिनीमाता रोग है डियर वो औद्योगिक पारा को अपशिष्ट पानी में छोड़ने से होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिनीमाता रोग जो है वो प्रदूषित पानी में पारे की अधिकता के कारण होता है। अगर विश्व में पूछ ले कि मिनीमाता रोग की शुरुआत कहाँ से हुई तो आप बताएंगे कि जापान से मिनीमाता रोग की शुरुआत हुई थी डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ था? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो पानी पंचायत की जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी। 1972 ईस्वी में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी। पानी के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाए उसके लिए इस पानी पंचायत की शुरुआत की गई। अगर पूछ ले कि जल पुरुष या पानी पुरुष किसे कहते हैं तो जल पुरुष हम कहते हैं राजेंद्र सिंह जी को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर वॉच करें। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कितना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप एग्जाम में प्रश्न देखते ही उत्तर को धुआं कर देंगे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाए, धान और गन्ने को उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण कराया जाए या औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो भूमिगत जल स्तर को पुनः लाने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे पारंपरिक फसलों को उगाया जाए। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये भी बात सही है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे के क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है डियर, क्योंकि दोनों ही बातें सही हैं। तो हमें ऑप्शन पे ध्यान देना है कि एक और दो दोनों कहाँ लिखा है, वही सही है। बात कर देते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा भारी जल के उपयोग में शामिल है? भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम के निर्माण में, बिल्कुल सही है। नाभिकीय संयंत्रों के मंदक के रूप में, बिल्कुल। तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण में D2O का प्रयोग किया जाता है, ये सभी बातें सही हैं। और D2O को ही हम भारी जल कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को। जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? छान कर, उबाल कर, क्लोरीन द्वारा या उपरोक्त सभी तरीकों से। तो जल का जो शुद्धिकरण है वो तीनों तरीकों से होगा। जल को छान कर भी हम सही कर लेंगे, उबालेंगे तो और अच्छा है, बेटर ही है, और क्लोरीन मिला दिए तो बात कहने की ही क्या है, एक जीवाणु मर जाएगा क्लोरीन के
मिलाने से। तो तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर जो ऐसा सागर है जिसमें सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा क्या है, नमकीन है। इसमें अगर आप 1000 ग्राम पानी देखेंगे तो 35 ग्राम पानी में क्या होगा, 35 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाएगी, यानी कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, इतना लवणीय जल होता है डियर, तो नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से फैलती है? तो टाइफाइड फैलता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न मैं आपको ले चलता हूं डियर। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? चील, कौवा, कबूतर या कलचड़ी? तो डियर यहां लिखा है सबसे ऊंचा पेड़, तो ऊंचा पेड़ तो चुनता है चील, लेकिन अगर पूछ लेता कि सबसे ऊंची डाल पर कौन सा घोंसला बनाता है तो आप कौवा मारते डियर। प्रश्न में को शिद्दत से समझिएगा, यहाँ ऊंचा पेड़ लिखा है तो आप ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ चील मारेंगे। कबूतर और गौरैया आप देखते होंगे आपके घरों में, तो वो घर मनुष्यों के घरों में आवास में घोंसला बनाकर रहती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगर दर्जन चिड़िया की बात आ जाए तो 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बना लेती है, और कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में ही देती है। कौवा जो है वो कोयल के बच्चों को भी सेता पालता रहता है। और जो ये ऑप्शन में आप कलचिड़ी देख रहे हैं, ये अपना घोंसला जमीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच बनाती है डियर। कठफोड़वा और बसंत गौड़ी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या ये सभी? तो जो रेड डाटा बुक है डियर, ये विलुप्त जीव को भी लिखता है, सुभेद्य जीव को भी लिखता है, आपत्तिग्रस्त जीव को भी लिखता है, ये तीनों चीजों को लिखता है। तो ये इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। अब रेड डाटा बुक की शुरुआत किसने की थी तो बता दी, ये IUCN की जो स्थापना हुई थी 1948 में, उसी के द्वारा ये रेड डाटा बुक की भी शुरुआत की गई थी। जो जितने जो है बॉर्डर पर या विलुप्त की कगार पर हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जंतु हो या कोई भी चीज हो, उसी का ये जो है रिकॉर्ड रखती है डियर। तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे में तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी क्या है, मछली के तैरने योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, या मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, या खनिज रहित है। तो जब आप पानी को उबाल लिए डियर और उसके बाद एक्वेरियम में डाल रहे हैं तो उबालने से जो उसके खनिज लवण हैं वो सब नष्ट हो गए, इसीलिए मछली जो है वो मर जा रही है। आप इसमें बी ऑप्शन कतई ना मारिएगा कि आप ऑक्सीजन रहित मार दें, गलत हो जाएगा डियर। खनिज रहित है वो पानी, आप डी ऑप्शन मारिएगा, आपका उत्तर एकदम सही माना जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कुत्ता मछली का आवास कहाँ है? नदी, तालाब, झील या समुद्र? तो कुत्ता मछली जो है ये समुद्र में पाई जाती है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदुरा बनाकर घर फल बढ़ाने के लिए? तो आप जो ग्रामीण अंचल में देखते हैं घर में, तो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से जो लीपा पोता जाता है वो कीड़ों को दूर करने के लिए लीपा पोता जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। ये थे टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न एक एक शिद्दत से समझ में आए होंगे। मैंने अपना पूरी ताकत लगाकर जो से आपको समझाया, आशा करता हूं कि प्रश्न आपको शिद्दत से समझ में आए होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहां से 2, 4, 6 प्रश्न आपको आगे आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। अगर हुबहू प्रश्न ना मिले तो मेरे समझाने का जो मैं एक्सप्लेन करता हूं उस पर आप नोट कीजिएगा। बहुत सी चीजें मैं आपको ऐसे समझा देता हूं जो कि प्रश्न में कहीं भी लिखित नहीं मिलता डियर। तो वीडियो पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।